नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अपना डिज़ाइन एक्ट 2000 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 16। आज की क्लास में हम लोग डिज़ाइन एक्ट 2000 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपका जो पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है, जो टॉपिक, वो आपका रिवाइज हो जाए। बस एमसीक्यूज़ कराने का सिर्फ और सिर्फ ओनली एम यही है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, वो पूरा पूरा आपका रिवाइज हो जाए। हाई लेवल और एडवांस क्वेश्चंस वो हम पूरे तब कराएंगे जब हमारी ये पूरी लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द डिज़ाइंस एक्ट 2000 अ डिज़ाइन रिलेट्स टू। क्या होता है डिज़ाइन? फंक्शनल फीचर्स ऑन एन आर्टिकल ऑफ एन आर्टिकल, फीचर्स जज्ड सोनली बाय द आई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिज़ाइन होता क्या है? तो अगर आपने डिज़ाइन का एक्चुअल मीनिंग देखा होगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, और ये आपके सेक्शन नंबर 2D में डिफाइन है। डिज़ाइन एक्ट के सेक्शन नंबर 2D में डिफाइन है, जो कि क्लियर बताता है दिस इज सोनली जज बाय द आई। देखिए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फीचर्स जज्ड सोनली बाय द आई। ठीक, पूरा डेफिनेशन है। मैं आपको, अगर आपको नहीं पता है इसका डेफिनेशन, तो आप हमारी पिछली क्लास में जा करके इसका पूरा डेफिनेशन देख सकते हैं। डिज़ाइन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। डिज़ाइन अंडर द एक्ट में भी क्या होता है? डिज़ाइन 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल और अ कॉम्बिनेशन होता है, या फिर ओनली 1 डायमेंशनल होता है। अब अगर आपने इसकी डेफिनेशन देखी होगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। एनी आर्टिकल वेदर इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और इन बोथ फॉर्म्स बाई एन एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो मतलब हमें क्या पता है कि 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2 3 डायमेंशनल और अ कॉम्बिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंतर्गत क्या नहीं आता? शेप, बिल्कुल, ये डिज़ाइन का पार्ट है। पैटर्न, बिल्कुल, क्योंकि हमने आपको बताया था डिज़ाइन का मतलब क्या है, जो कि आंखों से देखा जा सकता है। डिज़ाइन वर्ड, शब्द, ये जो शब्द है ना डिज़ाइन, इससे ही समझ में आ रहा है। डिज़ाइन मतलब कि अपीयरेंस, किसी भी चीज़ की बाहरी बनावट, अपीयरेंस, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हमें एक चीज़ यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई कि डिज़ाइन में क्या इंक्लूड नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर ऑर्नामेंट। तो करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो उसका काम करने का तरीका है। जो भी आप किसी का, आप कोई भी डिज़ाइन लाए, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन है, बट उसका क्या फंक्शन है, ये डिज़ाइन में नहीं आता है। लेकिन वो कैसा दिखता है, उसका शेप कैसा है, उसका ऑर्नामेंट कैसा, उसका पैटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? डिज़ाइन में आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, ये आपका डिज़ाइन के अंतर्गत नहीं आता है। अ डिज़ाइन मस्ट बी, कैसा होना चाहिए? फंक्शनल होना चाहिए। कोई मत फंक्शनल होना चाहिए? नहीं, हमें उसके फंक्शन से मतलब ही नहीं। इनविजिबल होगा तो फिर वो डिज़ाइन कैसे होगा? कैसे हम बता सकते हैं? मैकेनिकली ऑपरेटेड होगा तो हम कैसे बता सकते हैं? नॉवेल और ओरिजिनल, डिज़ाइन जो होना चाहिए नॉवेल और ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ये पूरी एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, सेक्शन नंबर 2D में डिफाइन है। हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अ डिज़ाइन इज कंसिडर्ड नॉवेल इफ इट इज़ रजिस्टर्ड अब्रॉड, इट इज़ नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक अर्लियर, इट इज़ यूजफुल और इट इज़ कॉस्टली। डिज़ाइन को नॉवेल कब माना जाता है? तो ये आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा, जिसमें हमने आपको डिज़ाइन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था कि क्या इसका क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कि मतलब हम बता सकते हैं किसके बेसिस पे कि ये डिज़ाइन जो है हमारा, ये रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउड है या फिर नहीं है। तो वही पूछ रहा है, डिज़ाइन को हम नॉवेल कब मानते हैं? तब मानते हैं जब व्हेन इट इज़ नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक अर्लियर। डिज़ाइन एकदम नया कब होगा? जब आप ऑलरेडी किसी को कभी आपने बताया ही ना हो। अब इट इज़ रजिस्टर्ड अब्रॉड, आपने रजिस्टर कर रखा है। इट इज़ यूजफुल, इट इज़ कॉस्टली, कोई आंसर लॉजिक ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? इट इज़ नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक अर्लियर। ठीक है, पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे डिज़ाइन नया है। पब्लिक ने देख लिया तो फिर डिज़ाइन नया कैसा होगा? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन इज नॉट रजिस्ट्रेबल। कौन सी डिज़ाइन है जो रजिस्ट्रेबल नहीं है? न्यू बॉटल शेप, न्यू वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्वियस है डिज़ाइन में आ सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नॉवेल चेयर डिज़ाइन, चेयर का डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, नॉवेल है अगर तो बिल्कुल हम करा सकते हैं। यूनिक लैम्प पैटर्न है, बिल्कुल करा सकते हैं। डिज़ाइन अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, जो कि पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है, उसे हम जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं ऐसे डिज़ाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो डिज़ाइन है क्या है? फुल्ली प्रोटेक्टेड होते हैं, पार्शियली प्रोटेक्टेड होते हैं,
नॉट प्रोटेक्टेड अंडर डिज़ाइन एक्ट। सो अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में हमारा, जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था और ये भी बताया था कि कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं जिसको हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, तो उसी में आता है, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था इंटीग्रेटेड सर्किट का भी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इनको हम प्रोटेक्ट नहीं करा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। बुक कवर्स को क्या हम डिज़ाइन मानते हैं क्या? नहीं। स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स, इनको हम क्या मानते हैं? डिज़ाइन मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि इन किसी का भी, ये तीनों चीज़ों का हम डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, ये सब तो कॉपीराइट के पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिस्टिक वर्क अंडर द विच एक्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन। आर्टिस्टिक वर्क्स अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंडर में आता है जो कि हम, जिसको हम डिज़ाइन से बाहर रखते हैं, मतलब उसको डिज़ाइन नहीं करा सकते हैं? तो ऑब्वियस आपने कॉपीराइट एक्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आर्टिस्टिक वर्क के बारे में बात होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच अथॉरिटी हियर्स डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट केसेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट का अगर केस बनता है तो इसकी सुनवाई कहाँ पर होगी, ये ऑलरेडी आपको डिफाइन है डिज़ाइन एक्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर इससे ऊपर होना चाहिए तो ही आपका डिज़ाइन का जो इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है उसकी सुनवाई होगी। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकती है या फिर इससे ऊपर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आगे बात करते हैं। और अगर हम आपकी बात करें, ये आपका क्या बोलते हैं, डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट की अगर हम बात करें, ये पूछते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, पूछ लेता है आपसे, बताइए किस सेक्शन में डिफाइन है ये डिज़ाइन का इन्फ्रिंजमेंट का जो केस है। तो मैंने आपको बताया था पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन, कहाँ पर डिफाइन है ये? सेक्शन नंबर 22 में, पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन। ठीक है, और मैंने वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो फाइन था वो भी बताया था। मैक्सिमम डैमेजेस पेएबल फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वन रजिस्टर्ड डिज़ाइन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50,000। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेट्स टू इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। पेरिस कन्वेंशन पूछ रहा है, डिज़ाइन से रिलेटेड बताइए कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो अगर आपने क्लास हमारी देखी होगी तो आप उसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, हेग एग्रीमेंट। किससे रिलेटेड है? ये आपका डिज़ाइन से रिलेटेड है, हेग एग्रीमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकार्नो एग्रीमेंट डील्स विद, लोकार्नो एग्रीमेंट क्या बताता है? डिज़ाइन का इन्फोर्समेंट बताता है, डिज़ाइन का पब्लिकेशन बताता है, डिज़ाइन का वैलिडिटी बताता है, और या फिर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइंस। तो आपने क्लास देखी होगी, आप इसका आंसर बता देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइंस। ये डिज़ाइन का जो क्लास होते हैं, जो क्लास डिफाइन किया जाता है, वो बताता है हमें लोकार्नो एग्रीमेंट। ठीक है, लोकार्नो क्लासिफिकेशन भी जिसे बोला जाता है। इनिशियल वैलिडिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन इज, टर्म की बात हो रही है, कितने साल का होता है, ये आपका कहाँ पर डिफाइन है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट, ये टर्म वगैरह तो बहुत पूछते हैं, ज़रूर पता होना चाहिए, सेक्शन 11 में। ठीक है, टर्म हो गया आपका और आपका इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ये तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में कौन कौन सा डिफाइन है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 10 ईयर्स। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन आफ्टर एक्सटेंशन इज, कितनी मैक्सिमम वैलिडिटी हो सकती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ, क्यों 15 ईयर्स हो सकती है? क्योंकि आप 10 साल के बाद इसको 5 साल के लिए आप रिन्यू करा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम चीज़ है, एक्सटेंशन ऑफ डिज़ाइन प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड फॉर, एक्सटेंशन कितने साल के लिए मिलता है? 5 ईयर्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर्स के लिए आपको इसका एक्सटेंशन मिलता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, इफ प्रायोरिटी इज क्लेम्ड वैलिडिटी इज काउंटेड फ्रॉम, वैलिडिटी किसकी बात कर रहा है? डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन की, डिज़ाइन जो आपने रजिस्टर कराई है उसकी वैलिडिटी पूछ रहा है कि कितनी होगी। अगर आपने प्रायोरिटी डेट क्लेम कर लिया है तो वो कब से काउंट होगी? फाइलिंग डेट से काउंट होगी, रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट होगी, प्रायोरिटी डेट से होगी या पब्लिकेशन डेट से? तो करेक्ट आंसर है प्रायोरिटी डेट। तो अगर आपने डिज़ाइन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया और आपने अप्लाई करने के बाद प्रायोरिटी डेट क्लेम की है तो उसी दिन से आपकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, उसी दिन से आपके इसकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी काउंट होगी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। लेकिन अगर प्रायोरिटी डेट आपने क्लेम कर दी है तो जिस दिन से आपने क्लेम करी, रजिस्ट्रेशन भले आपका बाद में हो लेकिन वैलिडिटी उसी दिन से काउंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डिज़ाइंस डिस्क्राइबिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग आर, सिंपल है, अभी हमने बात करी प्रोसेस ऑफ मेकिंग, या कोई चीज़ फंक्शन है, क्या इसको हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? इसका नहीं करा सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉट रजिस्ट्रेबल। मतलब जो डिज़ाइन है, जो उसका अपीयरेंस है, उसको तो हम रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये बना कैसे है, नहीं, इसको रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर वो अलग अलग कैटेगरी में आ जाएगा। वो देखना होगा क्या है, क्या कोई पेटेंट है, उसका जो फंक्शन है वो पेटेंट में फिर रजिस्टर हो जाएगा, और कोई आर्टिस्टिक वर्क होगा तो फिर वो आपका कॉपीराइट में चला जाएगा, लोगो वगैरह होगा तो ट्रेडमार्क में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्लैग्स एंड एम्बलम्स ऑफ कंट्रीज आर,
तो ये भी मैंने आपको बताया था, किसी भी कंट्री का जो फ्लैग होता है या एम्बलम होता है, इसको आप डिज़ाइन एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। तो ये नॉन प्रोटेक्टेड डिज़ाइंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है विच एक्ट गवर्न्स इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर है, आप सबको पता होगा, और इसी के बारे में हमारा पूरा टॉपिक था, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिज़ाइंस एक्ट 2000। आई होप आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पूरा का पूरा आपने चैप्टर टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और पूरा उसके बाद आपने रिवाइज भी कर लिया। कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको सारा IPR से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।